अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जिस तरह से हम हमेशा से आपको एक एनर्जेटिक वे में अस्सलाम वालेकुम करते हैं, आपकी सुबह का आगाज हो जाता है। मुझे लगता है जैसे हम बिल्कुल ऐसे एनर्जी से बोलते हैं उस तरह आप भी थोड़े से एनर्जेटिक हो जाते होंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास है कोई अच्छी बात आज? हाँ, आज मेरे पास अच्छी बात भी और आज मेरे पास स्पोर्ट्स की बात नहीं है। स्पोर्ट्स की बात मैंने बिल्कुल छोड़ दी। मैंने कहा गजल जब भी मैं अच्छी बात बताता हूँ कहती है हाँ आपके पास कोई स्पोर्ट्स की बात होगी। आज मेरे पास है पाकिस्तान रेलवे के हवाले से एक अच्छी खबर। अच्छा। पाकिस्तान रेलवे का भी हम यही सुनते थे कि वो खसारे में जा रही है, उसके प्रॉफिट्स में कमी आ रही है, उसके पैसेंजर्स में कमी आ रही है। जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, मतलब रोड नेटवर्क्स, रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि पाकिस्तान रेलवे ग्रो कर रही है। और पाकिस्तान रेलवे के हवाले से एक और बहुत ही अच्छी खबर मेरे पास आई है। पाकिस्तान रेलवे अब तरक्कियों के सफ़र, तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान रेलवे ने चाइना से कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवाई थी। वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में पहुंच आई है और अब पाकिस्तान रेलवे इस काबिल हो चुकी है कि वो अपने जो डब्बे हैं, जिनको कोचेस कहते हैं, वो कोचेस खुद तैयार करेगी और पाकिस्तान में ही लोकली पाकिस्तान रेलवे ये तमाम तर चीज़ें तैयार करेगी। और इसमें एक फैक्टर वो भी है गजल कि पाकिस्तान रेलवे जब से थोड़ा सा इश्तराक कर रही है प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। यही प्राइवेट पार्टनरशिप आप अगर दीगर शोबों में भी लेके आएंगे, आवाम का इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्टेक होल्डर्स जब बढ़ेंगे तो उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जो काम सिर्फ गवर्नमेंट के एंड पे होता है तो उसको फिर हम सारे अपने घर की चीज समझ लेते हैं और उसको खराब करने पे लग जाते हैं। लेकिन इससे एक फायदा ये भी होगा कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जॉब्स के हवाले से भी। ठीक है, लोग आगे आएंगे और लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि एक टाइम था जब, मतलब अभी रिसेंट पास्ट की बात है, बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि रेलवे जिस तरह से बहुत नीचे डाउन हो गई है, नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को। तो इस हवाले से भी देखा जाए तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा ही है। हमारे पास आज जबरदस्त स्टोरीज भी हैं। और अब जैसे कि हसनैन ने आपको स्टार्ट में कहा कि आज उनके पास कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने सोचा मैं बता दूं। हाँ, हमने कहा आज आपका हक है, आप कर दो। आज मैं बता देती हूँ। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम में इजाफा कर दिया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये हुकूमत का, क्योंकि समर और विंटर और पैरालंपिक्स जो गेम्स होती हैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 50 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इसी तरह की जो है वो रिस्पेक्टिवली तमाम तर सूरत हाल रहेगी, जिसमें आपको 75 लाख और 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। जबकि ब्रॉन्ज मेडल की बात करें और सिल्वर मेडलिस्ट के लिए भी मुनासिब इनामी रकम मुख्तस की गई है। नेशनल गेम्स और कायद-ए-आज़म गेम्स के इनफरादी गोल्ड मेडलिस्ट को 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। और पीएसबी की नई पॉलिसी के तहत मेडलिस्ट खिलाड़ियों को गोल्ड कार्ड्स भी दिए जाएंगे ताकि वो पीएसबी की सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सकें, जिनमें कोचिंग, सीनियर्स और होटल्स में 20 दिन का मुफ्त क़याम भी शामिल है। जबरदस्त है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी हाल ही में जो इवेंट हुआ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ, कल ही मुझे एक जर्नलिस्ट बता रहे थे कि तकरीबन 10 या 20 हज़ार रुपए की इनामी रकम मिलती थी एक गोल्ड मेडलिस्ट को, और उसी के साथ थोड़ी सी कम सिल्वर मेडल को या फिर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एथलीट थे, जो तैयारी करके आते थे, उनको 10,000 या 15,000 मिलता था। और जिस शख्स से आके सिर्फ 1.5 घंटा गाना गाया उसको 10 लाख रुपए दे दिया। और हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सेगमेंट्स भी किए जिसमें हमारे पास बहुत से एथलीट्स आते थे, उनकी भी यही शिकायत रहती थी हमेशा से। तो ये अगर हम देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गुड इंसेंटिव है फॉर एथलीट्स के लिए, और इस चीज को सराहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा दिया और अल्लाह करे कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। हमेशा से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास फंड भी होते हैं, फंड्स वो गवर्नमेंट से भी लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर से अलग लेते हैं, सीएम से अलग लेते हैं, लेकिन वो हमें फंड्स कहीं लगते हुए नजर नहीं आते, वो किसी न किसी की जेब में चले जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जब आप लेजिस्लेशन करें या फिर इस तरह के इनामात का ऐलान करें तो वो उस हकदार तक भी पहुंचने चाहिए जो पूरा साल मेहनत करके वो सिल्वर मेडल या फिर गोल्ड मेडल का हकदार बनता है। आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर गजल ये है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार होता है? बहुत सी चीजें हैं। सबसे अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो छुट्टियां वगैरह। स्पॉट ऑन। एग्जैक्टली आज मेरे पास ऐसी ही खबर है, क्योंकि अब 4 से 5 दिन के बाद नए साल का आगाज होगा। नए साल का आगाज में सबसे जो ज्यादा चीज जेर बहस है वो ये है कि 2025 में आम तातीलात कितनी होंगी। आम तातीलात वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से जारी की हैं और वफाकी हुकूमत ने साल 2025 की सरकारी तातीलात का शेड्यूल जारी किया, जिसमें कुल 16 तातीलात शामिल हैं। आम कौमी तातीलात में 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर,
23 मार्च को यूम पाकिस्तान, 14 अगस्त को यूम आज़ादी, 9 नवंबर को यूम इकबाल और 25 दिसंबर को यूम कायद शामिल है। अच्छा, मजहबी तातीलात की बात की जाए तो उसमें ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, आशूरा और ईद मिलादुन नबी शामिल हैं, जिनकी तारीखें चांद नजर आने पर तय होंगी। 1 मई को यूम मजदूर और 28 मई को यूम तकबीर मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर मसीही बरादरी की बात की जाए तो वो 26 दिसंबर को क्रिसमस के बाद की तातीलात उनके लिए रखी गई और बैंक्स के लिए 1 जनवरी, 1 जुलाई और रमजान मुबारक के पहले दिन को खुसूसी तातीलात होंगी। अच्छा, तो देखिए अभी 2000 नहीं है, लेकिन पहले हम छुट्टियां गिन रहे हैं। पहले ही जो है छुट्टियां बता दी गई हैं, यानी कि हम होपफुल हैं कि 2025 में इसी तरह की खुशियां हमें पूरा साल नसीब भी होती रहें। लेकिन हसनैन, आप इस सारी छुट्टियों में दूसरी छुट्टियां तो भूल ही गई, जो एनुअल लीव्स भी होती हैं लोगों की। वो नहीं, एनुअल लीव्स के अलावा एनुअल लीव्स तो चले होती हैं, कहीं पे 20 होती हैं, कहीं पे 22 होती वो भी साथ हैं। मिला आप लें। एक और छुट्टियां बोल गई हैं, कौन सी? धरने की छुट्टी, एहतजाज की छुट्टी, Exactly. शंघाई ताउन तंजीम की छुट्टी, फिर थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए उसकी छुट्टी। आप तो ये कुल मिला के फिर 16 तो ये थी। ये कुल मिला के तो कोई 50-60 छुट्टी है हो ना, जाएगी वो हो हमारी। जाएंगी। तो 2025 और छुट्टियों स्कूल में तो 100 हो जाएगी। हाँ, स्कूल में स्कूल की तो हाँ। 100 लाजमी है। एग्जैक्टली तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर फिर ये 2025 में जो छुट्टियां हैं ना, ये बहुत ज्यादा होने वाली है। एग्जैक्टली, और इस्लामाबाद वालों की तो बहुत ज्यादा होती बहुत है। ज्यादा हो जाएंगी। तो फिर जी अब आप एंजॉय करेंगे 2025 को। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही एक शॉकिंग सी न्यूज है, आपको भारत लिए चलते हैं, जहां पर बीवी के तलाक मांगने पर नाराज शोहर ने ससुराल बम भेज दिया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उसने अच्छी खबर है, बुरी खबर है? मतलब मैं इसको हंसी मजाक में ले लूं तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ भी है कि भारतीय शहर अहमदाबाद में एक नाराज शोहर ने अपनी बीवी और ससुरालियों को सबक सिखाने के लिए ये पार्सल भेजा और पार्सल में आगे बॉम्ब था। ओह माय गुडनेस। जी हाँ, और वो बॉम्ब इस तरह का था कि जैसे ही उसको खोला गया तो 3 अफराद जो है वो जख्मी भी हो गए हैं इसके साथ साथ। और धमाका उस वक्त हुआ जब डिलीवरी मैन जो है वो वहाँ पर पहुँचा और जो दरवाज़ा खोला गया उनके घर में से, किसी भी खातून ने दरवाज़ा खोला, पार्सल उसको पहुँचाया। 44 साला रोपन बारूद नामी शख्स ने मैके जाकर 10 माह पहले तलाक की दरख्वास्त करने वाली बीवी से नाराज होकर इंतहाई सख्त कदम उठाया है। और रोपन बारूद ने इंटरनेट के जरिए देसी साख्ता बम और हथियार बनाने के तरीके सीखे। इंटरनेट के जरिए उसने ये तरीका सीखा। एग्जैक्टली, और ये बॉम्ब बनाया और उसके बाद फिर डिलीवरी बॉय के हाथों जो है वो अपने ससुराल भेज दिया। मुलजिम के घर से हथियार बनाने की एक मिनी फैक्ट्री भी बरामद हुई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अच्छा, कहने में जिस तरह मैंने आपको बोला था या बताने में ये स्टोरी बहुत ही फैसिनेट करती है। Exactly. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने इसका रिजल्ट देखना है। रिजल्ट ये है कि उसको अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, फिर कानूनी चाराजोई होगी। अभी वो मुलजिम है, कल वो मुजरिम हो जाएगा, फिर बीवी से भी हाथ धो बैठेगा। सो आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना कि आपकी बीवी आपसे नाराज है तो आपने बॉम्ब पार्सल करना है, बल्कि आपने वहां पे जाना है और उनको मनाने की कोशिश करनी है, उनको सही सलामत घर लाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप बम भेज दें। Exactly, हमारे बताने का मकसद, आपके साथ शेयर करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप इससे इंस्पायर हो जाएं और ऐसे काम करने लग जाएं, बिकॉज इट्स अ ट्रेजिक इवेंट। बहुत ज़्यादा मतलब आप जितना इसकी मजम्मत करें उतनी कम है कि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे इसकी रोकथाम के लिए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है भी तो आप उसको काउंटर कर लें। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हुए भारत से अब नीदरलैंड्स का सफर करते हैं। नीदरलैंड्स में 500 साल पुराना, 500 साल कदीम जूता दरियाफ्त हुआ है। अच्छा, कैन यू इमेजिन 500 साल पुराना कदीम। जूता। और जूता किस चीज का हुआ होगा? प्लास्टिक का, या फिर जिस तरह से हम पहनते हैं वो जो चमड़े का नहीं अक्सर जूते होते हैं। नहीं, लकड़ी का जूता। लकड़ी का भी जूता होता है। यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, नीदरलैंड के इस जूते की बात की जाए तो नीदरलैंड के शहर अलकमार में जेर तामीर काम के दौरान माहिरीन को 500 साल पुराना लकड़ी का जूता मिला, जो उस वक्त के किसानों के तर्ज ज़िंदगी और रोज़मर्रा की अक्कासी करता है। माहिर आसार कदीमा ने ये बताया कि ये जूता 15वीं सदी या फिर 16वीं सदी के अवाइल का है और इस जूते का साइज 36 है और ये शहरी इलाके में मिला है, जो इस दौर के लकड़ी के जूतों की जो वसी इस्तेमाल है उसको बताता है। और ये लकड़ी के जूते आज भी आप कहीं ना कहीं देखिए ना तो लकड़ी के जूते आपको मिलते हैं। अच्छा। वो शायद आर्टिफिशियल पीस के स्टोर में मिलते हैं या जो भी है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट आज से 400-500 साल। लकड़ी का जूता पहना जाता होगा, पाँव में नहीं यार उस वक्त इंसान भी तो सख्त थे ना। आप ये देखिए कि देसी गजाएं थी, 400-500 साल पुराना इंसान वो यहाँ से लेके शायद मरी तक या फिर कश्मीर तक पैदल चला करते थे। सो उनके लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। आज के लिए तो बहुत मुश्किल है। आज तो लोग नाजुक हैं। हाँ, नाजुक है। आज हर चीज नाजुक हो चुकी है। एग्जैक्टली, आज के लोग नाजुक हैं और वो लकड़ी का जूता उस तरह से नहीं पहन कर चल सकते क्योंकि पाँव खराब हो जाते हैं और जख्म भी हो जाते हैं।
एग्जैक्टली अब आपने जिस तरह से ये स्टोरी बताई है लकड़ी के जूते की, स्क्रीन पर चल भी रहा है कि किस तरह का वो होता है। अब मैं आपको लिए चलती हूँ स्वीडन में, जहाँ पर स्वीडन की बात करें तो बहुत से जदीद टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया गया है। स्वीडन ने अपने शहरियों के लिए एक जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया है, जिसके ज़रिए वो अपने शनाख्ती कार्ड, बैंक कार्ड्स और घर या गाड़ी की चाबियों को एक ही डिवाइस में महफूज कर सकते हैं। अच्छा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी चाबियां भी, इमेजिन आपका तो कर लो, वॉलेट भी, लेकिन अगर आपकी चाबियां भी एक ही डिवाइस में, अगर आपकी हाँ। गाड़ी की चाबी भी एक ही डिवाइस में और घर की चाबी भी एक ही डिवाइस में, और अगर आप कराची में रहते हैं और किसी ने वो ले लिया आपसे, तो फिर सब कुछ गया। मतलब टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी को ये सोचना चाहिए कि कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में जो स्नैचर्स होते हैं, अगर वो उसको स्नैच कर लेंगे तो क्या बस होगा? टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, फिर फेल उसको हो तो जाती आगे है। बढ़ना पाकिस्तान ना। में जो भी टेक्नोलॉजी आती है फेल हो जाती है। लेकिन शायद ये फेल ना हो, अभी तक तो ये स्वीडन में है, वहां पर आएगी, देखेंगे उसके बाद पाकिस्तान आती है या नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से भी। एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपको देता चलूं, ऊपर से एकदम फरवा ने मुझे बता दिया, क्योंकि आप बोल रही थी, उसने कहा कि ये डिवाइस आपके दिल के अंदर इंजेक्ट होगी। दिल के अंदर होगी? हाँ। अच्छा, तो फिर तो चोरी या का कोई दिल जवाब नहीं, हाथ के अंदर, हाथ के अंदर इंजेक्ट होगी। हाथ के अंदर आपकी सारी जो है मतलब वो चीजें आपका आ हाथ जाएंगी। कटेगा तो फिर मामलात खराब होंगे। हाँ, हाथ, अब ये आप कह रहे हैं कि कराची में हाथ कटने लग जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। असल में बात क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के आला मयार को बरकरार रखेगा। देख लें अब, और ये ना सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी बल्कि कारोबारी शोबे में भी इनकलाबी तब्दीलियां लाएगा, मतलब प्राइवेसी भी होगी इसमें। एग्जैक्टली। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मूव होगा स्वीडन का, और उसके बाद अगर दूसरे मुल्क भी इसको कॉपी करते हैं तो लेट्स सी कि पाकिस्तान में, स्वीडन में तो मेरे ख्याल है इसका आगाज हो चुका है आगाज। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से आगे दूसरे मुल्क इसको कॉपी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान में आती है तो फिर क्या कुछ होता है, कैसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। वैसे मैंने जो पहले बताया था उसका तो मैंने काउंटर दे दिया कि वो हाथ के अंदर होगी। हाथ के अंदर होगी ना, तो वैसे आपने बता तो दिया, लेकिन आप देखेंगे कैसा होता भी है या नहीं। अच्छा जी, चले जी, आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बताते हैं। हमने अक्सर सुना गजल के मोहब्बत की, शादी के हवाले से, प्रपोजल के हवाले से एक यूनिक प्रपोजल की बात होती है। exactly. लेकिन जापानीज शायरी ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने ऐसा यूनिक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल था उनका, मैं आपको बता देता हूँ। उसने जीपीएस ड्राइंग के जरिए शादी की पेशकश की है। कैन यू इमेजिन? अच्छा, जीपीएस के ऊपर वो घूमता रहा और ड्राइंग बनती रही। इस तरह का शादी का उसने इनविटेशन दिया या फिर प्रपोजल दिया। वो कैसे दिया? जापानी शायरी ने मोहब्बत के इजहार का एक मुनफरिद तरीका अपनाया और 7,163 किलोमीटर का फासला तय करके जीपीएस ड्राइंग के जरिए अपनी महबूबा को शादी की पेशकश की। शायरी ने 6 माह का वक्त लिया और जापान भर में मुख्तलिफ मकामात का सफर करके जीपीएस पर क्या लिखा? मैरी मी, यानी मुझसे शादी करो के अल्फाज नक्श किए। ये दुनिया की सबसे बड़ी जीपीएस ड्राइंग मानी जाती है और इस मुनफरिद अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। जापानी शायरी का कहना है कि वो अपनी महबूबा के लिए कुछ खास करना चाहता था और इस इकदाम ने उनकी मोहब्बत को यादगार बना दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इज शी स्टिल सेइंग नो और गेस? ये जानना यार उसको तो अब यस ही करना चाहिए यार, कर देना चाहिए, क्योंकि बेबे यस कर देना। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बेबे हसनैन यस भी कर क्या? देना। 6 महीने 7,000 किलोमीटर का सफर, उसके बाद आप यस ना करें तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। एग्जैक्टली, लेकिन इन अदर वर्ड्स अगर नहीं, वो बात यस करूं, कर दिया, वो तस्वीर देखिए ना साथ। अच्छा, खुशी से हो बैठे सकता है हुए। ये पहले की हो, पहले की होगी तो तब भी तो उसे मैरी भी लिखा है। लेकिन पहले दोस्त भी तो हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन अब ये है कि अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो बहुत ही रोमांटिक सा जेस्टर है। अगर उन्होंने इस तरह का इकदाम उठाया है तो आगे बढ़ना चाहिए, आपको नई जिंदगी का आगाज भी करना चाहिए। अब आपको लिए चलते हैं हम दुबई। ठीक है, दुबई में क्या हुआ है? एंटार्क्टिका में जिसको हम कहते हैं ना कि बर्फानी तौदे आप कहते हैं, उसका हैरत अंगेज मंसूबा तैयार किया गया है। दुबई ने पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए एक अनोखे मंसूबे का ऐलान किया है, जिसके तहत एंटार्क्टिका से आइस बर्ड्स जो होते हैं, जिसको हम बर्फानी तौदे भी कहते हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात लाए जाएंगे, पानी को स्टोर किया जाएगा और इस मंसूबे पर $50 मिलियन की लागत आएगी और ये दुबई के जदीद तरीन माहौलियाती और पानी के मंसूबों में से एक होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बर्फानी तौदों के हवाले से तो खलीज अरब में पिघला कर पानी की किल्लत को पूरा किया जाएगा, जो ना सिर्फ शहरियों के लिए बल्कि ज़राअत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। माहिरीन का ये कहना है कि ये मंसूबा दुबई के विजन 2030 का हिस्सा है और दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है। वाह, मतलब कि पूरे का पूरा बर्फानी पहाड़ आप दुबई में लाएंगे, उसको पिघलाएंगे, उसके बाद अपनी पानी की जरूरियात को पूरा करेंगे। और वैसे भी वो जो एक ग्रीन इनिशिएटिव है दुबई की जानिब से, वो पूरे दुबई को, अबू धाबी को ग्रीन करना चाहते हैं। उस इनिशिएटिव में भी इस बर्फानी तौदे का
एक बहुत अमल दखल होगा। और दुबई जिस तरह के काम कर रहा है, पूरी दुनिया जिस तरह के काम कर रही है, हाँ। ये आज से अगर 20 साल पहले भी सोचें तो ये शायद हमें उस तरह से मुमकिनात में नहीं लगते थे कि हाथ में आपकी ऐसे ही। डिवाइस होगी, फिर बर्फानी तोदा वहां से मूव होगा, उसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स लगेंगे। सो ये तमाम तर चीज़ें दुनिया में हो रही है, लेकिन हम अभी भी पूरा समय कि हमने पत्थर के ज़माने में जाना है और बैक एंड पे जाके हमने वही ज़िंदगी गुजारनी है जो हमारे आबा व अजदाद ने गुजारी है। एग्जैक्टली अच्छा जी, हम यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का जी। शॉर्ट स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इसके बाद वापस आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे आज हमारी टीम साउथ अफ्रीका में अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज मैच खेलना है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। मैच में टीम की क़यादत शान मसूद करने जा रहे हैं, जबकि बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की वापसी और मोहम्मद अब्बास का 3 साल बाद टीम में कम बैक करना, ये अहम तब्दीलियां हैं आज की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज 26 दिसंबर को खेला जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भी पाकिस्तान की मेज़बानी में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल जारी कर दिया, और जिसमें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE मुश्तरका तौर पर मैचेस की मेज़बानी करेंगे। इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी से कराची में होने जा रहा है और अख्तिताम 9 मार्च को लाहौर या फिर UAE में होगा। ये फाइनल या फिर सेमीफाइनल देखने के बाद देखा जाएगा। इसके साथ इस इवेंट में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगी, और दीगर अहम मैचेस भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी तमाम तर क्रिकेट के ऊपर भी और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब। शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर दौरे साउथ अफ्रीका की बात की जाए, T20 सीरीज हम हारे, ODI जीत गए, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं हमें सेंचुरियन से, टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा इम्तिहान है और बहुत ही बाउंसी ट्रैक हमें नजर आ सकता है साउथ अफ्रीका की जानिब से। असलान, बहुत शुक्रिया गदर आपका भी। और मैं समझता हूं कि मुश्किल में पाकिस्तान नहीं है, इस सीरीज में मुश्किल में जनूबी अफ्रीका है, क्योंकि एक तो उनको चैलेंज दरपेश है क्योंकि वो फाइनल के एज पे खड़े हैं। ये 2 मैचेस बड़ी अहमियत के हामिल है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। तो अगर वो एक भी विक्ट्री रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर वो थ्रू हो जाएंगे फाइनल के लिए। तो एक बड़ा उनके सामने जो है वो मकसद है। और दूसरा उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके 6 जो बॉलर हैं वो, बल्कि 7 बॉलर्स, जिसमें कैशिफ महाराज भी हैं जो आखिरी 2-3 सीरीज के उनके एक किस्म का उनके बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे। फिर कर्जी हैं तो वो भी आखिरी 2-3 सीरीज में बड़े जो है वो कारगर साबित हुए थे। वो दोनों महाराज को निगल है शायद, और दूसरा जो है उसको भी इंजरी है, स्ट्रेन है महाराज को, साइड स्ट्रेन। तो इस वजह से उनकी शमूलियत नहीं होगी। तो जनूबी अफ्रीका का बॉलिंग यूनिट कदरे कमजोर नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो टेस्ट क्रिकेट होगी इसमें हाई स्कोरिंग गेम वैसे देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको वनडे में मिल गया था। तो यहाँ पे जनूबी अफ्रीका को एज हासिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने भी, आप देखेंगे वहां पे नसीम शाह को भी शामिल किया है, मोहम्मद अब्बास को लेकर आए हैं। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में खुरम शहजाद भी नजर आ रहे हैं। बट ज्यादती कर दिया मीर हमजा के साथ कि एक खिलाड़ी इन कंडीशंस का वो जो है वो मैं कहता हूँ कि बेहतरीन चॉइस हो सकती थी। लेकिन न जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या चल रहा है, शायद उसका जुर्म यह है कि उसका डोमिसाइल कराची का। सही। अच्छा शोएब साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने तब्दीलियों के हवाले से तो बात की है, हम होपफुल हैं कि आज अच्छा ही कारकर्दगी हो, लेकिन ये बताइएगा कंडीशंस थोड़ी सी जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि वैसे तो वनडे को अगर हम देखें वहाँ पर बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने, वनडे थोड़ा सा टेस्ट के करीब होता है, तो कंडीशन कोई मसला कर सकती है? देखिए, इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसमें कभी टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो कंडीशंस तो उनको सूट करती हैं। लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया कि अब प्रेशर में इस टाइम जनूबी अफ्रीका है। हाँ, वो टॉस के बाद किस तरीके की हिकमत अमली के साथ आते हैं, पाकिस्तान टीम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, वो अलग बात है। लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो आखिरी सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीता हुआ है, जो उसने वहाँ इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे अपनी होम सीरीज में। जबकि जनूबी अफ्रीका अपने आखिरी 5 के 5 टेस्ट मैचेस जीता हुआ है। अगर हम दोनों ममालिक की बात करें तो वो 15 मैचेस जीते हुए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के जो टेस्ट हैं गालिबन पाकिस्तान ने 6 जीते हुए हैं। तो स्टैट्स
तो इंडिया जो जनूबी अफ्रीका है उसकी तरफ वेटेज उनका ज्यादा है। लेकिन ये जो प्रेशर है ना फाइनल खेलने का, फिर ये इंजरी स्कारिंग जो है कि हमारे इतने प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड है, तो मेरे ख्याल से शायद जनूबी अफ्रीका को नफसियाती बढ़तरी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान ने उसका फायदा उठा लिया तो पाकिस्तान को जो है वो एक कामयाबी मिल सकती है टेस्ट में भी। अच्छा जज साहब, ये बताइएगा कि वापसी हुई है बाबर आजम की, उसको आप किस तरह देख रहे हो? कितना ज्यादा प्रेशर होगा बाबर आजम पे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी हौसला अफजा परफॉर्मेंसेज नहीं है अगर लास्ट 6-7 महीनों की बात की जाए तो। नहीं, मेरे ख्याल से 2 साल हो जाएंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ। 18 इनिंग्स हैं टेस्ट क्रिकेट की। अगर हम रेड बॉल की बात करें तो रेड बॉल में इतना आसान नहीं होगा बाबर आजम के लिए। व्हाइट बॉल में कंडीशन भी सूट कर गई, फिर ओपोनेंट, मैंने फिर कहा कि उनके मेन बॉलर नहीं थे तो पाकिस्तानी बैटर्स ने खूब रन बटोरे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बेशक उनके बॉलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्तिहान जो होता है वो नर्व्स का होता है। स्किल्स बाबर के पास हैं, क्लास बाबर के पास है, लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा कि वो अपना टेम्परामेंट लूज करते हैं कि नहीं करते। तो मेरी नेक ख्वाहिशात बाबर के साथ हैं कि बाबर जिस तरीके से व्हाइट बॉल में उन्होंने परफॉर्म किया है, यहाँ रेड बॉल में भी परफॉर्म करे, ताकि उन पे जो एक बड़ा खिलाड़ी होने का टैग है वो उसको जस्टिफाई कर सके। लेकिन अगर टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं करेंगे बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से आगे जाके आप वो विराट कोहली ने जो आज एक घटिया हरकत किया उस पर भी बात करेंगे। तो बहरहाल बाबर आजम के लिए मैं करता हूँ कि उनको गुड लक विश करता हूँ कि वो आज परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो। अच्छा शोएब साहब, जिस तरह के स्क्वाड का ऐलान किया गया है साउथ अफ्रीका की जानिब से, तो लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी आइडियल अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही जिस तरह पाकिस्तान अब 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जा रहा है, और अगर वहां देखें तो वहां पर तो स्पिनर भी शामिल नहीं किए गए साउथ अफ्रीका में। देखिए, पाकिस्तान में भी कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं अपनी 11 में शामिल किया। पाकिस्तान भी पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं सारे, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो सऊद शकील हो, चाहे वो कामरान गुलाम हो, ये सारे पार्ट टाइमर हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात तो तय है कि जो आपको सरफेस मिलेगा, जो पिच मिलेगी, वो पिच जो है वो जैसे स्नैन ने शुरू में कहा था कि बाउंसी ट्रैक होगा। तो बाउंसी ट्रैक होगा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि बाउंसी ट्रैक पे पाकिस्तान, और जहाँ पे सीमिंग कंडीशन हो, बाउंसिंग ट्रैक हो, तो फिर पाकिस्तान जरा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम स्क्वाड को देखें, मैंने कहा कि जनूबी अफ्रीका में जो मिसिंग है वो उनके मेन एलिमेंट जो है वो मिसिंग है। कृष्ण महाराज नहीं है, और इसी तरीके से उनका कर्टजी नहीं है, उनके जो मेन बॉलर है वो वहां पे नहीं है। ठीक हो गया। और ये विराट कोहली साहब ने क्या कर दिया सर? बिल्कुल यार, 19 साल का बच्चा कोई फिर मैं कहूंगा, मैं एक तो आपके प्रोग्राम में ये लफ्ज इतना इस्तेमाल कर चुका हूँ, बट रिप्लेसमेंट मेरे पास है नहीं, कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। विराट कोहली हो, वो 19 साल का बच्चा जिसकी 11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, आज वो डेब्यू कर रहा है। थोड़ी आपकी फैंटी लगा दी, थोड़े बुमराह को उसने जो है छक्के मार दिए, चौके लगाना शुरू कर दिए, तो आप इस तरह की घटिया हरकत करने में उतराएंगे, ये विराट कोहली को किसी तौर पे भी जेब नहीं देता। और मैं समझता हूं कि विराट कोहली जेंटलमैन है, तो वो इस पे माफी मांगेंगे। मैं तो एज जर्नलिस्ट जो है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये मुतालबा करूंगा कि विराट कोहली इस पे माफी मांगे। वो 19 साल का बच्चा है, चले स्लजिंग चलती है, लेकिन आप इस तरीके से फिजिकल जाके करें। और अब आईसीसी का भी इम्तिहान होगा, आईसीसी जो है इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। विराट कोहली सीधे जाते जाते एकदम उसकी तरफ आते हैं और जाके उसको शोल्डर मार देते हैं, और उसके बाद जो ओवर एक्टिंग करते हैं, मुझे तो लगता है कि अनुष्का शर्मा से उन्होंने जो एक्टिंग सीखी है वो उन्होंने आज ग्राउंड में दिखा दी है कि यार आप आगे खुद टकरा रहे हो, और उसके बाद आप जैसा बड़ा खिलाड़ी, बड़े स्टेचर का खिलाड़ी इस तरह की तुच्छी हरकत करे, तो यकीनी तौर पर ये काबिल अफसोस है और काबिल मजम्मत तो है ही। जितनी मजम्मत की है, 19 साल का बच्चा है, एक दिल खोल के आपकी फैंटी लगा रहा है, बच्चा आप पे भारी पड़ गया है, तो आप उसको जो है वो अगर मोरल गिराने के तो आप स्लेजिंग तो पहले ही कर रहे थे, वही आप करते रहते। लेकिन फिजिकल होना मैं समझता हूँ काबिल मुसम्मत है, काबिल शर्मनाक है, अफसोसनाक है। सही, हम भी इसको कंडेम करते हैं और माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल के हवाले से। जट साहब, फाइनली आ ही गया, अब जो है एक लंबे अरसे बाद, बहुत हमने इंतजार किया इसका। पावर पैक मुकाबले होने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? गजर, आप भी शरारत किए बगैर रह नहीं सकती, बात यही है। पावर देखें, जो सच है ना, मैं जो आपके जुमले पे मैंने कहा है कि आप शरारत किए बगैर रह नहीं सकती, पाकिस्तान के मैच में भी अब जो है वो क्राउड नजर नहीं आता था, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ पे 2 अपोनेंट टीमें टकराएंगी, देखिए मुल्तान की बात क्या थी कि मुल्तान आपके जो सराउंडिंग के जनूबी पंजाब के लोग थे, गांव देहातों के लोग थे, वो आ जाते थे, लेकिन शहरों में जो मैचेस होते हैं वो बड़ा कम होता है पाकिस्तान में हाउसफुल मिले। अब आप देखेंगे जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे तो हार्डली मैं समझता हूँ कि आधा स्टेडियम भी भरा होगा, तो पावर पैक तो मुझे नजर नहीं आता। अच्छा। इसी तरीके से जब अफगानिस्तान और जो दूसरी चौथी टीम है जनूबी अफ्रीका, वो टकराएंगे तो हार्डली ऐसा होगा कि पावर पैक वहां पे नजर आए। हाँ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में जो है वो कराची में मैच है और ओपनिंग मैच है। कराची अमूमन जो है वो स्टेडियम भरता नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे जो है वो स्मार्टनेस दिखानी होगी।
अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में लग जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि कराची में बहुत कम ऐसा होता है कि स्टेडियम आपको भरा हुआ मिले। तो इसकी वजह यह है कि बड़ा स्टेडियम है। लेकिन जब हम बड़े स्टेडियम की बात करते हैं तो इंडिया अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है 1 लाख से प्लस साइकिल लेकर आ जाता है। हमारे यहाँ तो 33,000 की कैपेसिटी है। अगर वो एक बड़ी एलसीडी लगी हुई है तो उसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 25 से 26,000 है। मुझे नहीं लगता कि कराची में 25 से 26,000 आएंगे, और अगर नहीं आए तो यकीनी तौर पे फिर ये जो आपकी शरारत आपने कहा ना कि पावर पैक, ये काबिल अफसोस होगा। हाँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता, मैं समझता हूँ कि 1 लाख क्या 2 लाख का भी स्टेडियम होता, वो आपको बड़ा हुआ दिखाई देता। लेकिन जज साहब, क्या आप समझते नहीं है, कल ये सवाल अता तारक साहब से भी हुआ कि जो फैन एंगेजमेंट है उसको बढ़ाया जाए। मतलब देखिए कि तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले से फैन को चलना पड़ता है ग्राउंड आने तक। और कराची में भी मैं जब भी गया, कराची नेशनल स्टेडियम में यही हालात होते हैं, कितने दूर से फैन चलता हुआ आता है। तो ये फैन एंगेजमेंट जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, फैन को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो लोग किस तरह आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये बड़ी आराम से रोना रो देते हैं कि कराची का स्टेडियम नहीं भर रहा या लाहौर का स्टेडियम नहीं भर रहा। हम ये नहीं देख रहे कि ये सिक्योरिटी के नाम पे जो पाकिस्तान के शायकीन के साथ किया जाता है, मैं ये समझता हूँ कि वो तो थानों में मुजरिमों के साथ भी नहीं किया जाता। कि आप उनको इस जो है वो मौसम में कहें कि 2-2, 2.5-2.5 किलोमीटर अपने बच्चे उठा के जो है ना आप पैदल चलते हुए हैं, उसके बाद जगह जगह बदतमीज पुलिस वाले जो खड़े होते हैं, सही है, उनकी आप बातें सुने, फिर पैदल आगे चल के आए, फिर अंदर इतनी जगह तलाशियां दे, फिर आप कोई स्टेडियम में पानी नहीं लेके जा सकते, आप कोई खाने को चीज नहीं लेके जा सकते, आप जो है वो वहां पे जाके कुछ भी हल्ला गुल्ला सही से नहीं कर सकते। तो वहां पे इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है कि ये फेस्टिविटी नहीं रहा, ये तो वाकई एक इम्तिहान हो गया है कि पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो है मैदान में जाए तो उनको सहूलतें ही नहीं दी जाती। पूरी दुनिया में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई बड़े आजमों में जाके क्रिकेट कवर किए, वहां तो इसको फन के तौर पे लिया जाता है, शायकीन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो उनको ऐसे जो है वो उनको ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा जुर्म करने आ गए हैं। यार वो मैच देखने आए हैं, उनको फैसिलिटेट करें, उनको आसानियां दें, उनको सहूलतें दें। अपनी माफिया है क्रिकेट बोर्ड, अपने महंगे ठेके बेच देता है, जिसकी वजह से एक पानी की बोतल जो बाहर आपको 20 रुपए की मिल जाती है, वो अंदर आपको जो है वो कम बेच 50-60 रुपए की मिलती है। एक बिरयानी जो आप आराम से बाहर जो है वो 100-150 रुपए की खा लेते हैं, वो अंदर आपको 250-300 रुपए की मिलती है। आप कोई चीज नहीं लेके जा सकते। ये वनडे क्रिकेट है, 50 ओवर का मैच है, कम से कम 7 घंटे जो है वो एक मैच में लगती हैं। तो उसमें आप देखेंगे शायकीन के साथ जब ये रवैया अपनाएंगे तो स्टेडियम कैसे बनेंगे। सही, थैंक यू सो मच। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और भी बहुत कुछ था आपसे पूछने के लिए शुएब साहब, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। और ऐसा डिस्कशन होती है तो टाइम ऐसे जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और इसके बाद हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस। बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि इमरान खान एक इसराइली असासा हैं और मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उनके हक में उठ रही हैं उनके लिए वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। इसके साथ ही अमरीकी खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनेल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनेल कौन है? ये वही है जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने मुकर्रर किया था नुमाइंदा खुसूसी कुछ खित्तों के लिए। उसके बाद फिर उनकी जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए और कहा गया कि हो सकता है कि ये फेक अकाउंट हो जहाँ से ट्वीट्स किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाकायदा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर राना सलाउना ने कहा है कि हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर करने के मुतालबात को कबूल करेगी, लेकिन ये मुज़ाकरात एक मुकर्रर वक्त में होंगे। उनका कहना था कि मुतालबात पर गौर करने और मुश्तरका नतीजे तक पहुंचने के लिए वक्त भी दरकार होगा। और इसके साथ साथ वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने सिविल नाफरमानी की मुखालफत करते हुए कहा कि इससे मुल्क को नुकसान होगा। ये तमाम तर मामलात हैं सैन जिन पर आज हम डिस्कशन बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पराचा साहब, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं सहाफ़त का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मुझे ये समझाइएगा कि एक साइफर आया था, उस साइफर के बाद हमें ये बताया गया था कि हकीकी आज़ादी की जंग होगी, हमने अमेरिका की ग़ुलामी से अपने आप को निकालना है। लेकिन ये जो ग्रेनल साहब हैं, इनके बयान के बाद एक हमें सोशल मीडिया पे तूफान नज़र आ रहा है और सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो अब अगर वो कह रहे हैं कि खान साहब को रिहा होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं नहीं उनको तो रिहा होना चाहिए, अब अमेरिका ने कह दिया वो रिहा हो जाएंगे। सो उस वक्त मुदाखलत थी, अब मुदाखलत नहीं थी, ये क्या हो रहा है सर? ये वाकई बहुत अजीब हो रहा है।
कि सिर्फ साइफर नहीं था, उससे पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था, एग्जैक्टली और एब्सोल्युटली नॉट के बाद जो अब सूरत हाल बनी है, ये आज ग्रेनेल का बयान आ गया। लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल से पहले, रिचर्ड ग्रेनेल तो एक नॉमिनेटेड हैं, अभी उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया। 20 जनवरी के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। इससे पहले आपने देखा कि यूएस कांग्रेस में बाकायदा तौर पर एक करारदाद पास की गई और भारी तादाद में पास हुई। कांग्रेसमैन खत लिखते रहे, यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन है, इनको खत लिखे गए पाकिस्तान के हवाले से। फिर अभी थोड़े दिन पहले जब मिलिट्री कोर्ट ने 25 लोगों को सजाएं सुनाई, तो उस पर भी स्टेट डिपार्टमेंट से एक बयान आया। उसके बाद ईयू का बयान भी था, इसका बरतानवी वजारत खारजा का बयान भी था। तो इंसाइट किया जाता है, बाकायदा इन्वोक किया जाता है। आपको मालूम है लॉबीइस्ट हायर किए हुए हैं, लॉबीज के जरिए एक एक बंदे को अप्रोच करके और उनसे बयानात दिलवाए जाते हैं। एक चीज ये भूल जाते हैं कि यहाँ अगर बैकलैश आएगा या उधर से इन्फ्लुएंस आएगा, वो किसी एक सियासी जमात के खिलाफ नहीं होगा, वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो, वो हुकूमत के खिलाफ हो। और जो पाबंदियां लगी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, ये एक ऐसी हवा बनाई हुई थी पाकिस्तान के बारे में, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अभी आना है, लिहाजा वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाला था, अब लगता है वो एब्सोल्युटली यस हो गया कि ग्रीनेल ने एक बात कर दी और उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं और उनका बाकायदा शुक्रिया अदा किया जा रहा है। लेकिन कल मैं शेख वकास अकरम साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम वेलकम तो करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम मुदाखलत चाहते हैं। तो फिर ये मुदाखलत कैसे मुदाखलत नहीं है? एक किस्म की तो मुदाखलत ही है कि आप किसी दूसरे मुल्क में आकर एक जो है कैदी को रिहा करने के हवाले से कह रहे हैं कि आप उसको रिहा करें, इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। ये अजीब सी सूरत हाल है। और इंटरवेंशन क्या होती है कि अगर एक मुल्क का कानून है, मुल्क का आइन है, उस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक कोई बंदा जेल में है, वो कोई भी हो, वो जेल में है, मुल्क की अदालतों ने उसके बारे में फैसला करना है। लेकिन कोई बाहर से बैठ के कहे कि जी मुझे ये भी नहीं पता कि आपका आइन कानून क्या है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको रिहा करें। और वो जो पीटीआई के लोग हैं, वो तो वाकई आपने दुरुस्त कहा, वो बड़े खुश हैं कि खान साहब रिहा हो जाएंगे। मुज़ाकरात का अमल चला हुआ है। मादी में ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, इससे भी रूगर्दानी नहीं की जा सकती। मादी में एग्जाम्पल्स हैं कि बैरूनी प्रेशर पर फैसले किए गए। मसलन रेमंड डेविस की बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि उस वक्त सदर ओबामा ने कहा था कि हम इसको वापस ले आएंगे, वो उसको लेके चले गए। या जनरल परवेज मुशर्रफ के एक टेलीफोन कॉल पर, रिचर्ड आर्मिटेज की कॉल पे वो पॉलिसी तब्दील कर दी थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हु विन्स ओवर देयर। ट्रंप ने पार्लियामेंट पे यानी अपनी कैपिटल हिल पे हमला करवाया, वो 20-20 साल उनको सजा हुई। आज वो कहते हैं पाकिस्तान में खुसूसी अदालतों ने सजा क्यों दी है, पहले तो अपने 20 साल वाले सजा याफ्ता बैठे हुए। ट्रंप अगर उनको रिहा करता है तो इट मीन्स के फिर ट्रंप के नजदीक वो जो अपनी कवानीन है, जिन कवानीन के तहत अमेरिका की अदालतों ने इन लोगों को सजाएं दी हैं, उनका क्या होगा? क्या ट्रंप एक इम्यूनिटी जो प्रेसिडेंट की होती है, हमारे भी आइन के आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान भी सजाएं माफ कर सकते हैं, तो वहां वो जो सदर सजाएं माफ करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा? दूसरा ये है कि वो छेड़छाड़ तो करेंगे एस्टेब्लिशमेंट में। अब वहां की एस्टेब्लिशमेंट नेसेसरली पेंटागन क्या रिएक्ट करती है, और पेंटागन फिर दुनिया भर में जो पेंटागन की पार्टनरशिप है दीगर मुल्कों में, उसको कैसे साथ मिलाती है? तो सबसे पहले मेरे लिए अमेरिका के अंदर जो टकराव तसादुम जो अभी से जारी है, चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, फैसला हो जाए फिर पाकिस्तान। एग्जैक्टली अच्छा पराचा साहब, अभी ये ब्रेकिंग चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज थी कि मुज़ाकराती कमेटी को जो है वो आज 2 बजे इजाजत मिल गई है इमरान खान से मुज़ाकरात करने की या बातचीत करने की। तो इस हवाले से पहले बहुत डिबेट हो रही थी कि क्या इजाजत होगी, कमिटमेंट है, पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का। उस तरह से पूरी मतलब ना अपोजिशन की जानिब से पूरे बंदे थे, ना ही हुकूमत की जानिब से पूरे लोग थे, क्योंकि 9 रुकनी जो है वो कमेटी बनाई गई थी। इधर से भी मेन बंदे अपोजिशन की जानिब से भी नहीं थे। तो क्या बहुत मुश्किल था शराइत को मानना कि 2 जनवरी तक बात चली गई?
नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो आज एक ग्रुप की सूरत में उनको मिलने की इजाजत दी गई जी है, जी। ये वैसे मिलते तो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब भी मिलते रहे हैं जाकर, बाकी लोग भी मिलते रहे हैं, आज इकट्ठे होकर मिल लेंगे। तो मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है या इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं है जिसको मैं कहूँ कि ये बड़े अरसे के बाद हो रहा है। ये सारे एक एक करके दो दो करके मिलते रहे, अब ग्रुप की शक्ल में चले जाएंगे। मसलन अली अमीन खान गंडापुर पिछले हफ्ते 1.5 घंटा मिल के आए, वहां मुलाकात हुई, उसके बाद वो पेशावर पहुंचे, अगले दिन मोहसिन नकवी साहब वहां पहुंचे, उनके साथ मुलाकात हुई। उस हवाले से तो अभी तक कुछ नहीं आया, क्योंकि जिस तरह अली अमीन खान गंडापुर पानी पीटीआई खान साहब से मिलकर हदायत लेकर या मशवरा करके गए, जितने अली अमीन खान गंडापुर मजबूत हैं अपने पार्टी के हवाले से, आपको मालूम है मोहसिन नकवी साहब भी माशाल्लाह बहुत पावरफुल आदमी है, उनके दरमियान क्या बातचीत हुई, क्या तय पाया इस हवाले से, ये तो मुझे इल्म नहीं है ऑनेस्टली। लेकिन मैं प्रस्यूम कर सकता हूँ कि जो अली अमीन गंडापुर की खान साहब से मुलाकात में बातचीत हुई, उसका जरूर फॉलो अप उस मीटिंग में डिस्कस किया होगा। अब ये बात रही मुतालबात की, मुतालबात ऐसे नहीं, अभी तो 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है पीटीआई ने, उसमें क्या एडिशनल नुकात आते हैं। सिर्फ यही तो नहीं हो सकता कि जी मेरी पार्टी से मेरी मुलाकात करवाई जाए या मेरी कमेटी से मेरी मुलाकात करवाई जाए। कमेटी बनाई भी खान साहब ने खुद ही, एग्जैक्टली। खान साहब के हुक्म से ये कमेटी बनी थी। पहले उनके 5 बंदे थे, फिर उसमें 2 और डाले गए, तो 7 रुकनी कमेटी उधर से बनी थी। गवर्नमेंट ने खासी लेट अपनी कमेटी बनाई, बट 12 देर आया दुरुस्त आया। एग्जैक्टली। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये मुल्क का फैसला कर रहे हैं बैठकर, उसमें जरूर जेयूआई भी शामिल हो, उसमें अचकजई साहब भी शामिल हो, उसमें एएनपी भी शामिल हो, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल हो, उसको एक्सपैंड करें। जिस तरह से 18वीं तरमीम की एक कमेटी बनी थी, उसी तर्ज की एक बड़ी पार्लिमानी कमेटी बना के जो बलोच तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट हो रही हैं और जो पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखती हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तमाम जमातों को शामिल करके इस कमेटी को एक्सपेंड किया जाए और फिर वहां पर ही कौमी मामलात रखे जाएं, ताकि एक कंसेंसस तो डेवलप हो। आज ये पीटीआई और हुकूमत फाइनल कर लें, कल को जेयूआई कहे कि हम तो हिस्सा नहीं थे, नहीं कल थे। तो जमात इस्लामी कहे हम तो हिस्सा नहीं थे, कल एएनपी कहे हम तो हिस्सा नहीं थे, कल बीएनपी कहे हम तो हिस्सा नहीं थे। अगर आपने बड़े फैसले करने हैं तो फिर रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामान में है उनको तो सबको बिठाएं साहब। लेकिन प्राइस साहब, जो बड़े फैसलों की बात करें, बड़े फैसले तो यहाँ पे होते हुए नजर नहीं आ रहे। चार्टर ऑफ डिमांड ठीक है, उन्होंने पेश करना है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि खान साहब समेत तमाम असीरान को सबसे पहले रिहा किया जाए। सो वो इस वक्त सिर्फ अपना सोच रहे हैं या फिर अपनी रिहाई का सोच रहे हैं? मुल्क के हवाले से तो कोई डिस्कशन नहीं हो रही। पार्लियामान की एक खसूसी कमेटी बनी थी, जब वहां से पार्लियामेंट के अंदर से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। पार्लियामान की खसूसी कमेटी हेडेड बाय सैयद खुर्शीद शाह साहब, वो इसलिए बनी थी इस वाकया के हवाले से। लेकिन आपने देखा कि उसी कमेटी ने 26वीं तरमीम पे दिन रात बैठकर बातचीत की, सबको बिठाया, इवन पीटीआई की इनपुट भी आई। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा इस भरपूर तरीके से 26वीं तरमीम में मशावरत देते रहे और तरमीम पास भी करवाई। वो उस कमेटी का मकसद तो पहला और था, लेकिन आपने देखा कि आइन में तरमीम जैसा काम कर दिया। इसलिए किसी की रिहाई, किसी को अंदर रहना, मैं फिर कहूंगा कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा नहीं कर सकती। 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजा दे दी 9 मई को। क्या डिस्क्रिमिनेशन होगी कि जो बाकी 9 मई के लोग हैं उनको फिर आप प्रोटोकॉल दे के बिठाएं और जिनको आपने सजा दे दी वो गरीब घरों से थे, आम लोग थे। ये बड़ी मुस्तकबिल के लिए ऐसे वाकयात या हालात की इम्प्लीकेशन हमेशा रहती हैं। तारीख में एक प्रेसिडेंट बन जाता है, तारीख में एक रेफरेंस बन जाता है, और मेनी अ टाइम इन आवर हिस्ट्री तारीख में एक धब्बा बन जाता है कि इंसाफ किया गया, लेकिन वो फॉल्टी इंसाफ था। 40 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद पे अदालत को बाकायदा लिखना पड़ा कि यहाँ ये अनफेयर ट्रायल था, मीन जुडिशियल मर्डर था। इसलिए अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में बड़े फैसले करने के लिए आपको बड़ी सोच और खुला दिल रखना है। आज देखें जो इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं वो अपने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल करेंगे। 2 तारीख दूर नहीं है,
2 तारीख को दोबारा बैठ के बातचीत अच्छा हो जाए। शौकत साहब, जो अभी आप 25 मुल्जिमान के हवाले से बात कर रहे थे, उनको सजाएं हुई 9 मई के केसेस में, हुकूमत को इसको वेलकम कर रही है और अताउल्लाह तारड़ भी कह रहे हैं कि इसके असरात बानी पीटीआई तक जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो ISPR का भी ये बाकायदा बयान था, उन्होंने कहा कि हकीकी इंसाफ तो तब होगा जब मास्टर माइंड्स और मनसूबा सादों तक इसके असरात जाएंगे। आपको लगता है कि क्या ये बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान तक इसके असरात जा सकते हैं? हमें बताया गया था कि 4 एलिमेंट्स हैं, प्लानर, फाइनेंसर, अबेटर एंड एग्जीक्यूशनर। ये जो 25 हैं ये तो बेचारे सिर्फ एग्जीक्यूशनर हैं। प्लानर्स कौन है? आखिर किसी ने तो ऐसा प्लान किया कि एक ही वक्त में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया गया, और वो मखसूस अहदाफ सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, वो चाहे शोदा की यादगारें हों, हसास इदारों के दफ्तर हों, वो बाला हिसार का किला हो, वो तिमरगिरा का किला हो, वो फैसलाबाद का दफ्तर हो, वो कोर कमांडर लाहौर हो, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर या मियाँ वाली का एयर बेस हो, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर नजर आया कि जो फौजी तनसीबात हैं सिर्फ उन्हीं पे हमला करना है। पहले तो एहतजाज हुआ करते थे वज़ीर आज़म हाउस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने, कमिश्नर ऑफिस के सामने होते थे। लेकिन ये हमने देखा कि पहला ऐसा वाकया था जो डायरेक्ट फौजी तनसीबात पे हमले किया गया, और यकीनन ये बगैर प्रिसाइज माइन्यूट प्लानिंग के ये हो नहीं सकता था। इसलिए मास्टरमाइंड का, प्लानर्स का, जो मंसूबा साज हैं, उनका एहतसाब होना जरूरी है। और जब ISPR की प्रेस रिलीज में कह दिया गया या बाद में हुकूमत भी कह रही है, तो मामला आगे तो बढ़ेगा। इसको यूं आई वॉश अंडर द कार्पेट तो नहीं फेंका जा सकता। अच्छा प्रार साहब, शॉर्टली मुझे बताइएगा, वक्त हमारे पास कम है, कि इतना लिंगर ऑन क्यों किया जाता है? 9 मई के वाकये को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले, अगर कोई कंक्रीट एविडेंस थे तो क्यों उन जिम्मेदारान तक नहीं पहुंचा जा सकता? जरा खान साहब की बात हो रही है। ये बहुत अहम सवाल है आपका, और इसका जवाब भी अहम है। ये हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फौज की तरफ से मामला नहीं रुका, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रोका। जब मिलिट्री एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1924 में तरमीम करके कानून बनाया गया, और जिसमें फौज की तनसीबात पर हमला करने वाले सिविलियंस को भी इसी कानून में इम्प्लीकेट करने की प्रोविजन दी गई, तो उस वक्त की अता बंदयाल कोर्ट ने इसको उड़ा दिया था, इस कानून को ही खत्म कर दिया था। और वो कौन सा कानून था? जो जनरल अयूब खान ने पास किया था। फिर अगली अदालत आई, अगली अदालत ने उस कानून उड़ाए जाने के हुक्मनामे के खिलाफ स्टे दे दिया, लेकिन ये साथ लिख दिया कि फौजी अदालतें केसेस तो सुने, फैसले करें, लेकिन सजाएं मत सुनाएं। अब आके आईनी बेंच ने जब ये इजाजत दी खुसूसी अदालतों को, फौजी अदालतों को, कि आप सजाएं सुना सकते हैं, तब सजाएं सुनाई गई। लिहाजा इसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स की परफॉर्मेंस है या उनकी जो स्पीड है कि उन्होंने डिले किया, नो, ये मामला रुका, इसमें ताखीर हुई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स की वजह। सर थैंक यू सो मच। उजानी का सीनियर सहाफ़ी शौकत प्रार साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तानी सियासत के हवाले से हमारे साथ थे। ख़वातीन नौज़ात यहाँ पर वक्त हो जाता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे, बहुत डिबेट रही है इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से, बहुत IT एक्सपर्ट, बहुत उलमाए कराम, कल भी हमने बात की थी, बुलाए और लड़े भी झगड़े लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में तेज रफ्तार इंटरनेट, दुनिया की सबसे तवील और तेज रफ्तार सबमरीन केबल की आमद हुई है। और पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि दुनिया की सबसे तवील और तेज रफ्तार इंटरनेट सबमरीन केबल पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और इस केबल का नाम टू अफ्रीका है, जो 45,000 किलोमीटर तवील है और पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स फराहम करेगी। इस केबल के जरिए पाकिस्तान की इंटरनेट रफ्तार में इनकलाबी तब्दीली भी मुतवक्के है, जिससे सार्फिन को तेज़ और मुस्तहकम इंटरनेट का तजुर्बा हासिल होगा। और ये जो मंसूबा है 2025 में मुकम्मल होगा, और इसके जरिए पाकिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से जोड़ा जाएगा। एग्जैक्टली जी, उम्मीद है जोड़ा जाए, है ना? हाँ, मैं भी यही कहने लगी थी वैसे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है IT एक्सपर्ट मोहम्मद उमर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग।
मैंने इस वजह से कहा उम्मीद है जोड़ा जाए क्योंकि हमारे यहाँ कदगन बहुत ज़्यादा लग जाती है, वीपीएन लगते हैं, फिर इंटरनेट बंद हो जाता है। ये जो केबल बिछाई जाएगी इसके क्या दूरस्थ इम्पैक्ट्स आप देखते हैं? जी, इस टाइम पे पाकिस्तान की जो टोटल थ्रूपुट है वो तकरीबन 5 से 6 टेराबिट्स पर सेकंड है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अगर आप तमाम इंटरनेट को साइज़ करें तो वो तकरीबन इस स्केल की वैल्यू बनती है। किसी भी ऑफ कोर्स नेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए उसकी जो डिजिटल इंक्लूजन या एक्सेस टू इंटरनेट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग पाकिस्तान अ बेटर डिजिटल इकोनॉमी। जब ये केबल कनेक्ट होगी तो ऑफ कोर्स दैट मैंडेट्स इंटरनेट दौड़ेगा। हाँ जी, दौड़ना चाहिए, लेकिन इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं। इस टाइम पे हमें अपनी उम्मीदों को कहते हैं ना, वी शुड सेट आवर एक्सपेक्टेशंस करेक्ट। केबल लगा भी देंगे, लेकिन अगर हमारे प्लेयर्स की तरफ से, विच में आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से एक राइट इकोसिस्टम नहीं क्रिएट किया जाएगा तो इस केबल की सच हमें आम आदमी को उसका फ़ायदा महसूस नहीं होगा। उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आप डिफ्रेंशिएट करें कि फ़िल्टरिंग क्या चीज़ है और थ्रॉटलिंग क्या चीज़ है। हमें ज़्यादा ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस इतनी टेक्निकल नहीं है, तो मैं इसे इजी अल्फाज में ऐसे बयान करना चाहूँगा कि लेट्स से आपने अगर कुछ वेबसाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है तो वो एक डिसीजन है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जो कि और भी ममालिक करते हैं, ईरान करता है, चाइना करता है, रशिया करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर ऐसी अप्लाइंसेस लगानी है अपने इंटरनेट फ्लो के दरमियान में, जिसमें आपकी ग्रेट फायरवॉल का जिक्र आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ बीन टेस्टिंग अ फायरवॉल, तो उसमें आप एप्लीकेशंस को थ्रॉटल ऐसे करें कि आम आदमी को उसका एहसास ना हो, और स्पेशली जो हमारे फ्री लांसर्स हैं उनका जो रोज़गार है वो डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, तो उनके लिए एक कॉशन और एक कंसर्न बहुत ज़रूरी है। Exactly. अच्छा उमर, ये बताएं कि इट्स अ गुड स्टेप नो डाउट, जिस तरह से आपने बताया कि आम आदमी तक इस तरह के असरात उसके नहीं पहुंच सकते क्योंकि जब तक आप हर चीज़ को इवेलुएट नहीं करेंगे। दूसरा ये बताएं कि हमारी इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट होगा? जी एब्सोल्युटली। आई मीन जैसे मैंने जिक्र किया कि जो आपकी डिजिटल इंक्लूजन है वो बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों कुछ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे कमेंट्स आए जिसमें ये कहा गया था कि लोग अपनी इंटरनेट यूजेज को कम करें इन ऑर्डर टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट, which I think this is not the right recommendation. किसी को ये कहना कि आप इंटरनेट कम यूज़ करें ताकि मुल्क के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना हो, so that is not the right strategy. हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो इंटरनेट को इस्तेमाल करें और अच्छे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें, जैसे ये आई मीन फ्री लांसर्स हैं या आपकी डिजिटल इकोनॉमी, आपके बैंक्स आजकल कनेक्टेड हैं तमाम इंटरनेट से, आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरनेट के थ्रू होती हैं, जितने मिशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेट के ऊपर रिलाई करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन बैक टू माय पॉइंट कि हमारी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए एज अ नेशन कि हम जब ये केबल कनेक्ट करते हैं टू अफ्रीका पर्ल्स, आपने जिक्र किया कि आई मीन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन उसे एक्चुअली फ़ायदा डिलीवर करना टू एन एंड यूज़र, उसमें देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं देव बीन इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी और यू नो सेलिंग बैंडविड्थ, कि आपको लेट्स से ऑपरेटर्स कहते हैं आपको 50 मेगाबिट्स पर सेकंड का कनेक्शन देते हैं, आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकंड का कनेक्शन देते हैं, लेकिन उन्होंने ये देखना है कि दे हैव टू डिज़ाइन देयर नेटवर्क्स अराउंड यूज़र एक्सपीरियंस। लेट्स से अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं घर बैठे हुए और आपकी यूट्यूब वीडियो नहीं चल रही, ठीक है, आपके उसके पीछे बेशक 50 MB का कनेक्शन हो, फ्रॉम एन एंड यूज़र पर्सपेक्टिव दिस डजंट मीन एनीथिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे रेगुलेशंस, ऐसी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लें कि आम आदमी तक इसका फ़ायदा पहुंचे। एग्जैक्टली। अच्छा उमर, अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो हमारे पड़ोस में इंडिया की मिसाल सारी दुनिया देती है आईटी में बहुत ज़्यादा। जी। लास्ट अगर 2-3 सालों में देखा जाए तो आईटी ने पाकिस्तान में भी बहुत ग्रो किया था, लेकिन उसके बाद कदगन लग गई, रिस्ट्रिक्शंस लग गई। पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान की आईटी सेक्टर में? जी, पाकिस्तान इज़ अ वेरी कैपेबल कंट्री। आपने जैसे जिक्र किया इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं दे गो ओवर $200 बिलियन अ ईयर। पाकिस्तान जो है वो होवर करता रहता है अराउंड $2 बिलियन समथिंग लाइक, सो इंडिया हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा है। पाकिस्तान में पोटेंशियल इज़ ह्यूज। आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो पाकिस्तानी है दे आर डूइंग ग्रेट। आई मीन चाहे वो सेमीकंडक्टर बिजनेस हो टेक में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो, कोई भी और टेक्नोलॉजी। सो एज अ नेशन वी आर वेरी टैलेंटेड।
लेकिन उस सब चीज़ को अनकवर करने के लिए, यानी कि उस पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए एक माहौल देना ज़रूरी है। एग्जैक्टली एक ऐसा क्रिएटिव माहौल, जिसमें एक इनिशिएटिव था STZA का, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं। अब आई डोंट नो कि STZAs कहाँ तक पहुँचे। आई मीन उनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे, बट उनकी एक्चुअल जो टेंजिबल वैल्यू ऑफ एटलीस्ट अ पर्सन लाइक मी, आई हैव नॉट बीन एबल टू सी दैट। सिमिलरली इस तरह के पार्क्स बनाए जाएँ, टैक्स वाइज इंसेंटिवाइज किया जाए, और इस तरह की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ना रखी जाएं, तब पाकिस्तान का एक्चुअल जो IT पोटेंशियल है वो अनलीश किया जा सकता है। अच्छा उमर, आखिर में बस ये बता दीजिए कि जिस तरह से आपने कहा कि एक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो काम करना चाहिए, तभी जाकर इसका फ़ायदा हम सब तक होगा, लेकिन आपको लगता है कि 2025 तक, मतलब जब इसका आगाज़ हो जाएगा, तो किसी हद तक के मसाइल हल हो जाएंगे? जी, अगेन इस टाइम पे स्पेकुलेट, इट्स ऑल स्पेकुलेशन, हम सिर्फ गैस कर सकते हैं। Exactly. जी, मफरूज़ों पे ही बात जी है। बिल्कुल। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है। बाकी आई थिंक ये कोई एक नई चीज़ नहीं है। 2 अफ्रीका और पर्ल्स का जो प्रोजेक्ट है ये 2021 से चल रहा है, तो इससे इस टाइम पे लाइमलाइट में लाया जा रहा है, विच इज़ गुड। आई मीन लोगों को ये इंसेंट हौसला देने के लिए जी कि वी आर वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को पता ही नहीं है ना कि 2 अफ्रीका है क्या। जी, इसलिए भी थोड़ा मसाइल होते हैं कि लोग सबसे पहले जब ये बात सुनते हैं ना 2 अफ्रीका, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट इज 2 अफ्रीका। नहीं, ऐसा लोग, पीपल विल नॉट केयर व्हाट 2 अफ्रीका इज। Exactly. पीपल वुड केयर कि उनकी इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है। अगर जो लोग इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रोजगार के लिए, उनका इंटरनेट इतना रिलायबल है कि उन्हें गिग्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। सो ये जो मैंने बात की थी ना, कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, वो बहुत जरूरी है। बाकी बिहाइंड द सीन्स आपकी CME हो, 2 अफ्रीका हो, विच इज गुड। आई मीन 2 अफ्रीका ऑफर्स बेटर कैपेसिटी। स्टारलिंक हो, विच इज इलॉन मस्क कंपनी, जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देती है। दैट डजंट मैटर फॉर अ लेमैन। लेमैन के लिए ज़रूरी ये है कि इंटरनेट डे टू डे उनकी ज़िंदगी के मसाइल को कैसे हल करता है, एंड हाउ इट इनेबल्स देम टू मेक मोर मनी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। उमर हमारे साथ मौजूद थे, IT एक्सपर्ट थे, और 2 अफ्रीका के हवाले से भी बता रहे थे, और पाकिस्तान में अगर ये आ जाती बहुत हद तक इसके मसाइल भी हल हो जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उमर, आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। और उमर ने बड़ी डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई हैं। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खिदमत हल्क के लिए वक्फ कर दिया है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड शहबाज बलोच, जो माजी में एक नेवल पायलट के तौर पर पाकिस्तान नेवी में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया भर में एक मुनफरिद मिसाल भी कायम की। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो उन्हें UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी अवार्ड्स 2024 से भी नवाजा गया, जो उनकी अनथक मेहनत और समाजी खिदमात का आलमी एतराफ़ है। शहबाज बलोच स्कूल ऑफ मोटिवेशन के सरबराह भी हैं, जहां वो माजूर अफराद और माशरे के दीगर महरूम तबकात को खुद मुख्तार बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शहबाज बलोच अपनी जिद्दोजहद के जरिए ये साबित किया उन्होंने कि माजूरी कभी रुकावट नहीं बन सकती, बल्कि ये नई राहें खोलने का जरिया भी बन सकती है। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ इन पर्सन मौजूद है शहबाज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमारी सुबह को और जो है हसीन बना दिया। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। ये आपका बड़ापन है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। अच्छा, नेवी में अपने कैरियर से लेके फिर बिनाई से महरूम होना और फिर उस महरूमी को अपनी ताकत बनाना, इस सफर के हवाले से हम आपसे ही सुनना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। और ये बड़ा सफ़र है जिसको मैं, जो मेरी किताब का टाइटल भी है कि ये बसारत से बसीरत का सफ़र है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वंस लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिसेबिलिटी हो जाए तो आप को बसीरत के सफ़र पे चलना है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। आपको कोई चैलेंज फेस हो, कोई इस तरह का सिचुएशन हो, दैन यू हैव टू टेक आउट दैट पॉजिटिविटी, दैट बसीरत आउट ऑफ दैट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। आई वॉज पायलट, फिर वहाँ से फिर एक इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली सर्जरी हुई, उसमें मेरी आई साइट चली गई। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन कि आपने जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो नहीं भूलना, वो नहीं छोड़ना। वही चीज़ आपको इस अंधेरे से निकालती है, वही आपको हर चैलेंज का मुकाबला करना सिखाती है,
और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाती है। दैट माइंड सेट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, जो मैंने हमेशा अपने साथ लेके चला। उसमें ज़ाहिर है आपके साथ लोग भी होते हैं। टुडे माय फादर इज़ विद मी, फैमिली की बड़ी सपोर्ट थी, मेरे फादर की बड़ी सपोर्ट थी, मेरी मदर की, भाइयों की और दोस्तों की स्पेशली। तो इस वक्त वो लोग ही आपके साथ खड़े होते हैं जिन्होंने आपके साथ खड़ा होना होता है टिल योर एंड ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी जी। इंपॉर्टेंट। अच्छा शहबाज साहब, ये बताएं कि आपने बहुत अच्छी बात की और जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई, अपने का माइंड सेट के साथ आप चले हैं। जी। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आजकल के माशरे में लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ले आते हैं। हाँ। जब इस तरह की डिसेबल हो जी। जाए, उसके साथ साथ फिर मायूस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि यार अब कुछ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो जिस तरह से आपके, मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था, स्कूल ऑफ मोटिवेशन है, इसके साथ आप मुझे बता रहे थे मेडे फाउंडेशन भी जी। आपकी अभी आने वाली है। तो जी। कौन से ऐसे मंसूबे हैं, और ये स्कूल ऑफ मोटिवेशन के बारे में भी बताइएगा कि किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है माजूर लोगों को। देखिए, स्कूल ऑफ मोटिवेशन एक ऐसा इदारा है जो बिलीव करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल्स लाइफ थ्रू पॉजिटिव माइंडसेट। आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी कैसे भरते हैं, एग्जैक्टली। उनकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो इसका मिशन है। लाइक आप थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, उनकी जितनी इंटरपर्सनल स्किल्स है वो आप इम्प्रूव करते हैं। जो मैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इदारों में पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, वहाँ पे लोगों की लाइफ को चेंज करने की कोशिश, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ थ्रू सम पॉजिटिव माइंडसेट। और वो थ्रू माय इंस्पिरेशनल स्टोरी, जैसे मैं उनको ये बताता हूँ, यार देखें आपके पास हर चीज़ सलामत है, हाथ पाँव आंखें सब सलामत है, लेकिन अगर आपकी एक नेमत मैं ले लेता हूँ तो व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। किसी के साथ भी हो सकता है। Exactly. मेरे साथ, मैंने कहा मैं उनको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि देखें, इफ़ आई कैन डू दिस, ये जो जितनी मेरी अचीवमेंट्स हैं, जितने मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, जब मैं कर सकता हूँ तो वाई कांट यू। आपके पास तो अल्लाह ने हर चीज़ दी हर हुई है, चीज़ दी है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। देखें आज अगर बुरा वक्त है, इसका मतलब है बुरा वक्त हर दफ़ा तो नहीं रहता ना, चेंज हो जाता है। अंधेरे के बाद ही सुबह आती है। तो बी पॉजिटिव एंड होपफुल। होप इज़ द थिंग विच इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल कि आपने जहाँ अंधेरे में अगर आपका सफ़र स्टार्ट है तो आपको याद रखना है कि उस टनल के एंड तक आपने पहुँचना है जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी रोशनी नज़र आ रही। और हमेशा याद रखिएगा कि होप एक थोड़ी सी रोशनी ही होती है, एग्जैक्टली। वो उजाला नहीं होता, वरना तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। अच्छा शहबाज, जिस तरह आपकी बिनाई गई, उससे जी। पहले आप दुनिया की तमाम रंगीनियां देखते थे, हर चीज आप देखते थे। जी। सो स्टार्ट में डिप्रेस हुए, उस डिप्रेशन से निकलने के बाद ये फैसला किया, या स्टार्ट में ये अज़म किया कि नहीं मैं अब डिसेबल लोगों के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए कुछ करूंगा? जी देखें, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर, बट डिप्रेशन तक की नौबत नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्यों नहीं आई? बिकॉज यू सी देयर वर फ्यू, जिसे कहते हैं ना पैरामीटर्स, और फ्यू थिंग्स वर इन्वॉल्व्ड। जब मैं ये हुआ, जब मेरी आई साइट चली गई, मैंने आंखें खोली तो उस वक्त अंधेरा ही अंधेरा था। तो दैट वाज द मोस्ट वल्नरेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मोस्ट इमोशनल। अब वो क्या इम्पोर्टेंट टाइम था उस वक्त। मैंने ये सोचा कि अगर मैं ब्रेक हो गया तो मेरी फैमिली भी ब्रेक हो जाएगी। और नंबर 1, नंबर 2, अब जो होना था वो हो गया। अब इसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ, इसको मैं मैनेज ज़रूर कर सकता हूँ। अच्छा, ये इमोशनली इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। इफ़ आई वाज एबल टू मैनेज माय इमोशंस, अगर मैं अपने मैनेज कर रहा था इमोशंस को, उसने मुझे ये हौसला दिया कि मैं अब दूसरे जो मेरे फैमिली के लोग हैं उनके इमोशंस को भी मैनेज कर लूँगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने इमोशंस को आप मैनेज करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको गुस्सा, आप सैड हैं, डिप्रेशन में, डिप्रेशन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सैडनेस, एग्जाइटी, और उसके बाद फिर आता है। तो अगर आप उसको कर्व सैडनेस पे ही कर लेंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। द पॉइंट इज कि उस लेवल पे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ा सा बिलीफ अल्लाह पे, यही तो आपका टेस्ट होता है। Exactly. और टेस्ट कहाँ पे होगा आपका? बिल्कुल ऐसे। जब आपको खुशी मिल रही होगी? नो, नॉट एट ऑल। जब आप किसी आजमाइश, चैलेंज में जाएंगे तो वही आपके बिलीफ का टेस्ट है, वही आपकी ट्रेनिंग का टेस्ट है, वही आपकी मोटिवेशन का टेस्ट है, वो आपकी विल पावर का टेस्ट है। एग्जैक्टली। तो एट दैट मोमेंट, थैंक्स टू माय फादर हु इज सिटिंग आल्सो हियर, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। फिर मेरी मदर ने, मेरे भाइयों ने। और उस टाइम पे देखें, आपके पास जब ये सारी पावर मौजूद हो
तो you can overcome any kind of depression or So true. fear. Yeah. अच्छा शहबाज साहब, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं तमाम तर मंसूबों के हवाले से भी आपने बताया, जो जी। महरूम तबकात के लिए आप काम कर रहे हैं इस वक्त, अभी जी। रीसेंट की बात कर रही हूँ, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फिर कौन सा ऐसा मंसूबा है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? The most important is that 10% of the population of Pakistan that makes 2.5 crore are disabled. ठीक है, उनको उनके राइट्स के लिए जो 2022 में डिसेबिलिटी एक्ट आया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरा विजन और मिशन है कि एक्ट बन गया, कौंसिल बन गई, सारे रूल्स भी आ गए, कौंसिल में 16 मेंबर्स भी आ गए, उसके अंदर चेयरपर्सन भी है, नेशनल असम्बली से लोग हैं, सेनेट से लोग हैं, डिसेबल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिनिस्ट्री से लोग हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। Implementation is not there, and this is the right of the persons with disability who have the rights to have all these facilities, no discrimination, equality, inclusive education, transportation में उनको discounts हैं, उनको ये जो इनकम टैक्स और सारी टैक्सेस से रिलीफ है, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस सबसे बड़ी दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और इसके साथ साथ जो मैं लाया हूँ, जिस तरह अमेरिका के अंदर है, कांग्रेस के अंदर, यूके पार्लियामेंट में भी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में दी जाती है। तो ये मेरी फ्यूचर सजेशंस ये हैं कि आप जिस तरह ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स हैं, उस तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की पार्लियामेंट में सीट्स हों, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, उसके साथ साथ प्रोविंशियल असम्बली में सीट्स हों। इसी तरह जिस तरह जो लोअर जो बॉडीज़ हैं लोकल गवर्नमेंट्स की, उसके अंदर उनकी सीट्स हों, इसके साथ ताकि वो ख़ुद अपनी बात कह सकें। मेरे प्रॉब्लम डिफरेंट है आपके प्रॉब्लम से, आपके डेली प्रॉब्लम से। मुझे पता है कि मैं एज ए पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड मैं कैसे मैनेज करता हूँ डेली आपका तो 1 सेकंड का भी प्रॉब्लम है, एक सेकंड का प्रॉब्लम है, एक सेकंड का हमें फेस करना पड़ता है। और जो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट है, इसी तरह देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो मेरा विजन मिशन ये है कि इनको आप भिखारी ना बनाएं, इनको आप रिस्पेक्ट दें, इनको स्किल दें, इनको एम्प्लॉयमेंट दें, आपको 100% वो ज़्यादा आउटपुट डिलीवर कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर देयर, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आप उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। दिस इज माई विजन एंड मिशन फॉर डिसेबल पीपल। शहबाज, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मुझे ये बताइएगा कि हम तो एज ए मीडिया पर्सन आपको बुला ही सकते हैं, हम कोई अवार्ड तो दे नहीं सकते, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले और पूरी दुनिया ने आपके काम को रिकग्नाइज किया, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। पाकिस्तान में किस तरह का रिस्पॉन्स आता है गवर्नमेंट लेवल पे, और अपने अवार्ड्स के वाले से तो पहले बता दें प्लीज़। मुझे याद है पहला अवार्ड में जब सर्विस में था, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ लेटर ऑफ कमेंडेशन मिला, फिर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला, उसने मुझे बड़ी फिर मैंने गोल्ड मेडल लिया, दैट वाज माय। लेकिन जब आपको रिकग्निशन मिलती है तो आपको बड़ी एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप यू आर एट द राइट पाथ एंड यू आर एट द राइट डेस्टिनेशन, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो दिस गिव्स होता है अवार्ड एक मोमेंट के लिए, लेकिन वो मोमेंट इज it's a biggest moment of your life. तो that was जब पहला अवार्ड मुझे मिला, दूसरा तो I thought कि I'm in the right direction और लोग people are recognizing, गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज कर रही है। लेकिन ये है कि आप नेशनल जो यहाँ पे अवार्ड्स हैं उसमें भी मैं सजेशन दूंगा कि उनका एक होना चाहिए कि आप कोटा रख दें, डिसेबल लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप एक कोटे में उनको ज़रूर दें, ताकि वो एक माशरे का ना एक रिस्पेक्टेबल पार्ट बन सकें। इसी तरह फिर मुझे मेडल ऑफ ऑनर मिला लंदन मेयर ऑफ हॉन्सलो की तरफ से, उन्होंने मेरी कम्युनिटी सर्विस पे मुझे दिया। फिर इसके साथ अभी जैसे आपने जिक्र किया, यूई नेशनल गवर्नमेंट ने मुझे कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड दिया, और उसके वेरी नेक्स्ट डे आई वाज गिवन अवार्ड, हाई अचीवर्स अवार्ड बाय सोशल वेलफेयर एंड UNFPA एंड ब्रिटिश काउंसिल। लेकिन ये चीज़ें क्या करती हैं, माशरे में ना एक ओवरऑल जो उसका सोशल कोशेंट होता है उसको इम्प्रूव करती हैं, बिल्कुल, और एडवर्सिटी कोशेंट को वो करती हैं, हेल्प करती हैं। तो मेरे ख्याल से आप रिकग्निशन रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर भी आप लाएं, और जितने भी जो पाकिस्तान के जो 2.5 करोड़ डिसेबल लोग हैं, अगर आप उनको इस माशरे का देखिए, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। डिसेबल लोग जल्दी मरते हैं, उनकी डेथ्स जल्दी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके गिर्द डिसेबल होने के बाद एनवायरनमेंट होती है वो उनको सपोर्ट वो इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करता। अभी आप देखें कि मैं लास्ट अभी वीक कर रहा था कैंपेन माई इम्पैक्ट मीटर
और स्कूल ऑफ मोटिवेशन, और इस तरह काफ़ी हम लोग थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए कर रहे थे, वेरी गुड। कैंपेन कर रहे थे, टेलीथॉन भी हमने की। अब उसमें क्या चीज़ देखी, अमेरिका के अंदर जो थैलेसीमिया का बच्चा होता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 to 40 ईयर्स तक अब आ गई है। Exactly. पाकिस्तान में 10 ईयर्स है। यू कैन वेल इमेजिन हम कहाँ पे खड़े हैं। वो जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा कुछ है, वो मेडिकल, वो सब कुछ जो है ना, वी आर बैक। तो हमें चाहिए कि जो जितना हम 12,500 न्यूक्लियर बॉम्ब बना के इस दुनिया में, पता नहीं किस दुनिया को उन्होंने तबाह करना है, उसकी बजाय अगर यही पैसा हम सारा हंगर, पॉवर्टी एलिविएशन, जितने जो लोग हैं जिनको एजुकेशन, हेल्थ और ये सब में ज़रूरत है, उसमें अगर हम करें इनको हेल्प, तो वी कैन डू वंडर्स, वी कैन मेक दिस अर्थ a better place rather than going on Mars and making that शहबाज place. साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जिस तरह आपने डिसेबिलिटी के बावजूद इतना कुछ हासिल किया, अवार्ड्स का जिक्र आपने किया, मंसूबे आपके मिशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? मैं आपसे सवाल का जवाब नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले तो सबको बताना चाहता हूँ इनकी बुक के हवाले से, फिर इनके सवाल का जवाब देते हैं। ये ख़वातीन वज़ात शहबाज की बुक है, शहबाज हुसैन, द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन। इसका जिक्र किया, बताया स्टार्ट में। ये इन्होंने स्टार्ट में बताया था, और इसमें एक लाइन इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी कि ट्रू लाइफ स्टोरी, और ये लाइफ स्टोरी हमारे साथ बैठी है, और ये लाइफ स्टोरी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, और आप ये बुक ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। क्योंकि शहबाज जब से मेरे स्टूडियो में मौजूद है ना, तो एक अजीब सी एनर्जी है, लिटरली स्पीकिंग एक अजीब सी एनर्जी है आपकी यहाँ पे मौजूद होने में। जैसा गजल ने सवाल किया, इनके सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, और साथ में मुझे बताइएगा कि फ्यूचर में और क्या करना चाहते हैं। ये फ्यूचर में सबसे पहली चीज़ है, इस किताब के हवाले से एक मूवी का प्लान है, दैट आई वांट के शुड गो एज अ फॉरेन फिल्म कैटेगरी, ऑस्कर्स में जाए, ताकि इस पॉइंट के आप पूरी दुनिया में एक पॉजिटिविटी फैलाएं। एक सॉफ्ट स्टोरी है, दुनिया को पता चले कि हमारा सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ट हो, कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैसेज आप कह रही हैं गज़ल के, मैं यूथ को स्पेशली कहूँगा कि देखें, अगर आप गिव अप कर जाएंगे तो उसी वक्त आपकी ज़िंदगी एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान उस वक्त नहीं हारता जब तक वो हार मान ना जाए। और मैंने अभी तक हार नहीं मानी, मैं अंधेरे में हूँ, लेकिन मैंने एक उम्मीद का दिया जलाया हुआ है, वो मेरी रोशनी है उस अंधेरे में, उतनी ही रोशनी काफ़ी है। अगर उस रोशनी से मैं इतनी रोशनी फैला सकता हूँ, तो आप अपनी जो साइट होते हुए तो विजन क्यों नहीं इस दुनिया में क्रिएट कर सकते, एक पॉजिटिव विजन। सो दिस इज माय वैसे आपने ना यहाँ पर बैठ के ना हमें भी बहुत मोटिवेट कर दिया। अच्छा, शहबाज ने कहा ना कि मैं अंधेरे में हूँ और मैं रोशनी बांट रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शहबाज अंधेरे में लेकिन रोशनी फैला रहे हैं और सबको अंधेरों से निकाल रहे हैं। शहबाज, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस, प्लेजर टॉकिंग विद यू। इंशाल्लाह आपसे और भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे तो गाय बगाए आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। ख़वातीन वज़ात शहबाज हमारे साथ मौजूद थे और इनसे आज गपशप लगा के यकीनी तौर पे मोटिवेट हुए। हाँ, हमें तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और उम्मीद करते हैं कि टीवी स्क्रीन पे जितने भी लोग बैठे होंगे उनको ये मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। यहाँ पर वक्त हो जाते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, इसके बारे में हमारा भी और आपका भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर की ट्रस्ट टीचिंग, घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल का विजन मासिर मयार के सेहत के खिदमात सबके लिए और तलबा के लिए शानदार तिबी तालीम और तरबियत फराहम करना है। उनका मिशन तमाम अफराद के लिए जदीद तिबी खिदमात फराहम करना चाहिए और इसके साथ साथ वो इक्तिसादी हैसियत, ज़ात, रंग या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों और तलबा की तिबी तालीम और तरबियत को इखलाकी, टेक्निकल, प्रैक्टिस और तहकीक के ज़रिए बेमिसाल बनाना। जी हाँ, पाकिस्तान का पहला स्पाइन सेंटर जिसने 2022 में 18,000 से ज़्यादा आम सर्जरियाँ की, 12 ममालिक से तरबियत हासिल करने वाले स्पाइन और आर्थोपेडिक फिजिशियन इस डिपार्टमेंट से तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं। 200 से ज़ायद सर्जन्स को आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में तरबियत दी गई और 500 से ज़ायद पीजी डॉक्टर्स को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत फराम की गई। हस्पताल ने वबा के दौरान 11,000 से ज़ायद आम सर्जरियाँ की, जिन्हें मरीज़ों की रिपोर्ट होने के 24 घंटों के अंदर मुकम्मल किया गया। हर माह हम गरीब मरीज़ों के मुफ्त और सब्सिडी शुदा
इलाज पर तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं गुरकी हॉस्पिटल वाले। और गुरकी हॉस्पिटल पाकिस्तान के पहले स्पाइन सेंटर के तौर पर मारूफ है, मगर इसके साथ साथ दुनिया के मेयार की सेहत को हासिल करने के लिए तमाम तर वो खिदमात कर रहा है जो कि उस मेयार तक पहुँच सकें। एग्जैक्टली इसी मुतल्लिक आज हम बात करेंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं, घुरकी अस्पताल के हवाले से भी जानेंगे। और इसके साथ इसमें एक जिक्र किया जाता है साइबर नाइफ के हवाले से कि वो कैसे काम करता है, उसकी तनसीब कैसे होती है, ये तमाम तर बात वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है कि जब इस तरह के हॉस्पिटल्स का पाकिस्तान में जिक्र होता है, मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है जिन मरीजों का वो इलाज करते हैं। उसके बाद आप देखिए तो फिजिशियंस और आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की बात कीजिए तो उसमें तो इनकी बड़ी खिदमात हैं और पाकिस्तान में इस तरह के काम हो रहे हैं। ऐसा ही। और पाकिस्तान, यही मैं आपकी कहने वाली थी कि पाकिस्तान में इस तरह के काम होना बहुत खुश आइंद बात है। और जो आपने एक बताया इससे पहले अपने इंट्रो में कि पाकिस्तान का पहला ये स्पाइन सेंटर है जिसने 2022 में 18,000 से ज़्यादा अहम सर्जरियाँ की हैं। तो आप ये भी एस्टिमेशन देख लें कि 18,000 से ज़ायद कामयाब सर्जरियाँ की। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि इस तरह के हॉस्पिटल्स की या कोई भी इस तरह का इदारा है उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जिस तरह हमने देखा, आप ईदी सेंटर की बात कर लीजिए तो ईदी दुनिया पूरी में मशहूर है अपनी खिदमात की वजह से और वो एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में ईदी से जाता है। इसी तरह से इस तरह के हॉस्पिटल होंगे तो पूरी दुनिया में इनका एक पॉजिटिव इमेज जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ जो शर फैलाने वाली खबरें हैं ना कि कत्ल हो गया, फलाह हो गया, डकैती हो गई, फलाह के साथ ये जुल्म हो गया, वो दुनिया में हाईलाइट होती हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें उनको भी दुनिया में हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि एक जगह है, पाकिस्तान एक घर है, इसमें अच्छे अफराद भी हैं, बुरे अफराद भी हैं। कभी कभार हम बुरे अफराद के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अच्छे अफराद को भूल जाते हैं। तो हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब, वर्ल्ड फेमस आर्थो सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो जब हम घुरकी अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं, उसका इंट्रो भी हमने डिस्कस किया, इसमें जिक्र किया जाता है साइबर नाइफ के हवाले से, ये बताइएगा ये क्या है और कैसे काम करता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। वो वीडियो लिंक में कोई प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए अब हम वर्बली बात कर रहे हैं। ये कैंसर के इलाज का एक मशीन है जो कंप्यूटर के जरिए कैंसर की जो ट्यूमर होता है उस पे शुआएं लगाती है और उसको जला देती है, और इर्द गिर्द के जो इंसान के नॉर्मल आज़ा होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं देती। ये कराची में एक सेंटर है और ये दूसरा सेंटर पाकिस्तान में लाहौर में है, और अल्लाह के फजलो करम से ये पाकिस्तानी अवाम ने दिल खोल कर ये $4 मिलियन की मशीन हमें अतिया की है, जो अब अल्लाह के फजल से हम चला रहे हैं। और अब तक 700 मरीजों का इस पे इलाज हो चुका और सेहत कार्ड पे हुआ है, जो कि तकरीबन बिल्कुल मुफ्त है। तो अल्लाह के फजल से ये बहुत बड़ी सर्विस है हमारे लोगों के लिए यहाँ पे। डॉक्टर साहब, हम आपकी इसी सर्विस के हवाले से बात कर रहे थे और गुरकी हॉस्पिटल की जितनी भी खिदमात हैं, चाहे वो मरीजों की हैं, फिर फिजिशियंस को आप तैयार करते हैं, तो ये कब से ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? और स्टार्ट में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं हर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, इस तरह के फ्लाई इदारे को काम करने में, तो कहाँ से स्टार्ट किया था? 2002 से असली काम शुरू हुआ जी। अच्छा। ये इदारा तो 1994 में इसके संगे बुनियाद अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम, अल्लाह उन्हें रज़ी की रहमत करे, उन्होंने रखा था। पहले ये छोटा सा एक आई की डिस्पेंसरी थी, आई का क्लिनिक था, और फिर ये काम इसमें शुरू हुआ और फिर एक लाहौर मेडिकल कॉलेज के साथ ये मुंसलिक हुआ और टीचिंग अस्पताल बना। लेकिन असल अस्पताल का काम 2002 से शुरू हुआ है, और अब अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी अवाम जैसे कोई अवाम दुनिया में नहीं है जी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें मुखलिस, ईमानदार, मुल्क से मोहब्बत रखने वाले हुक्मरान नहीं मिले, वरना ये लोग अपना दिल भी निकाल के रख देते हैं। आप देख लीजिए कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, इंडस हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, मतलब भरे पड़े हैं हमारे मुल्क में खैराती इदारे। तो हमने जब शुरू किया जी तो बहुत ही छोटे से स्केल से शुरू किया, और आप ये सोच लें कि 2 साल में 34 ऑपरेशन हुए यहाँ सिर्फ ऑर्थोपीडिक्स और स्पाइन डिपार्टमेंट में हमसे पहले। और 2002 से अब हमने शुरू किया, लोगों ने दिल खोलकर हमारे साथ ताउन किया, और अब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑर्थोपीडिक और स्पाइन सेंटर है, और जो वाहिद सेंटर है जो बैनुल अक़वामी तौर पे माना जाता है। 12 ममालिक से लोग यहाँ आके ट्रेनिंग लेके जा चुके। हमने कोविड में भी एक दिन छुट्टी नहीं की,
और 11,000 मेजर ऑपरेशन किए। पिछले साल हमने 12,000 ऑपरेशन किए हैं और 200 से ज्यादा ऑर्थोपीडिक सर्जन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको तरबियत दे के पूरे मुल्क में हर जगह पे वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो रहा है कि लोगों को अब हम पे एतमाद है। 22 साल हो गए हमें दिन रात काम करने में और इंशाअल्लाह अब हमारे इरादे हैं कि यहाँ पे एक अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज वगैरह शुरू करें ताकि हर किस्म के शोबे के लोगों को हम तरबियत दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी शॉर्टली बताइएगा कि आप इस हॉस्पिटल का जो दायरा कार है उसको भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के डिफरेंट शहरों में ये हो और डिफरेंट शहरों में आपकी ब्रांचेज हो, लोग इसी तरह से इससे मुस्तफीद होते रहे, पूरे मुल्क के लोग। ये जी आपने बहुत जबरदस्त बात की। अभी हम यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। हमारा कार्डियक हार्ट का शोबा भी शुरू हो गया है, हमारा कैंसर का शोबा भी शुरू हो गया है, हर किस्म की स्पेशलिटीज हैं। एक दफा हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह इरादा है कि ये हर पूरे मुल्क में इसको फैलाएंगे इंशाअल्लाह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की कि पहले सवाल के जवाब में आप जिस तरह बता रहे थे कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज की कमी है और नो डाउट ऐसा ही है, लेकिन इसके साथ जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत ही सर्जरियां की गई, फिर दूसरी बात ये कि 12 ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रेनिंग कर कर जाते हैं, ये भी काफ़ी खुश आइंद बात है। साइबर नाइफ के हवाले से हम बात कर रहे थे, इसमें इसके जरिए इलाज की कामयाबी का तनासुब कितना है, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए बीबी, ये है शुरू के कैंसर की तशखीस अगर हो जाए 2 से 3 इंच का जो कैंसर होता है वो तो 100% ठीक हो जाता है। ये दिमाग में अगर कैंसर फैल जाए, जिगर में, फेफड़ों में, प्रोस्टेट में, रीढ़ की हड्डी में, तो ये 90 से 95% लोग इसकी शुआओं से उस कैंसर से निजात हासिल कर लेते हैं। लोग स्ट्रेचर पे आते हैं और अल्लाह के फजल से इसके सेशंस के बाद चल के जाते हैं। तो ये कितने सेशंस होते हैं अगर इसका इलाज किया जाए? औसतन 5 सेशन होते हैं जी, और 5 सेशन में अल्लाह के फजल करम से बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। और वैसे अब हम कैंसर से आगे बढ़ के जो प्रोस्टेट वजूद जो बढ़ जाता है जिसके लिए ऑपरेशन किया जाता है वो भी हम अब इन्हीं की शुआओं से ट्रीट कर रहे हैं ताकि बुजुर्ग लोगों में उस ऑपरेशन की भी जरूरत ना रहे। और ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि कैंसर के इलाज को बहुत ही महंगा इलाज समझा जाता है और आप ये जितना भी इलाज है ये सारा ही वो सेहत कार्ड के जरिए करते हैं या फिर अगर किसी के सेहत कार्ड में लेट सपोज कुछ ऊपर नीचे बजट कम हो जाता है तो उसका फिर क्या करते हैं? उसका जी हम जो सेहत कार्ड जो है मैं वो तकरीबन 60% बजट हर मरीज के लिए मिल जाता है। जो उससे ऊपर होता है वो हमारे जो लोग हमारी जो पुश्तनाई करते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा माल पैसा देते हैं अपना ज़कात सदकात वगैरह, फिर हम उससे पूरा करते हैं। कभी किसी को वापस हमने नहीं किया। 5 सेशंस का मतलब है तकरीबन 12.5 लाख का खर्चा, लेकिन 7.5 लाख हमें सेहत कार्ड से मिल जाता है, बाकी हम खुद पूरा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोग अब ये भी प्रेफर करते हैं जब कैंसर के जो मरीज होते हैं कि बाहर से इलाज कराया जाए, तो अगर हम बैरून ममालिक के हवाले से बात करें तो वहां पर इस इलाज का कितना खर्चा आता है? बेटा ये आपने जबरदस्त सवाल किया। अक्सर ममालिक में तो ये मशीन ही नहीं है साइबर नाइफ की। अमेरिका में इसके एक मरीज के इलाज में $1 लाख खर्चा आता है। पूरे बरतानिया में इसकी 4 मशीनें हैं सिर्फ, और वहां पे इस पे 25 से 30 हजार पाउंड खर्चा आता है। तो आप उससे अगर कंपेयर करें तो ये तो मुफ्त है बिल्कुल हर किस्म से अल्लाह के फजल से जो हो रहा है यहाँ इलाज। ज़बरदस्त हो गया डॉक्टर साहब, आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और कुछ अपने सुनने वालों को मैं समझता हूँ कि आपको कुछ पैगाम भी देना चाहिए कि किस तरह से आप एक फलाई इदारा रन कर रहे हैं और आपकी और इमदाद कीजिए ताकि इसको आप पूरे मुल्क में फैलाएं। जी मेरी अपने मुल्क के बहन भाइयों बेटियों बच्चों से ये दरख्वास्त होगी कि जरूर चक्कर लगाएं, एक दफा आके देखें तो कि अल्लाह ने ये हमें क्या चीज अता कर दी, और फिर अगर उनका दिल ठुके इस पे तो फिर दिल खोल कर हमारी मदद करें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते मुझे ये भी बताइएगा कि जो साहिब सरवत लोग आते हैं वो भी इलाज करवाते होंगे, तो उनके इलाज पे भी आप रिलैक्सेशन देते हैं या वो फिर आपको पेमेंट वगैरह कर जाते होंगे? देखिए साहिब सरवत लोगों से मार्केट से कम पैसे लिए जाते हैं और वो सारे पैसे भी
गरीब मरीजों के इलाज पे खर्च किए जाते हैं। आप सोच लीजिए कि 3.5 करोड़ रुपया हर महीने मुफ्त, टोटल 100% मुफ्त इलाज पे खर्च हो रहा है, और हमारा सालाना बजट तो 2.5 अरब तक है। 1500 हमारे मुलाजमीन हैं जिनके सारे के सारे खानदान की भी मेडिकल इंश्योरेंस हमने करवाई हुई है। तो इंशाल्लाह भी ये बढ़ेगा और कम नहीं होगा, और हमें बहुत ज्यादा मदद की और लोगों के एतमाद की जरूरत होगी, और अल्लाह के फजलो करम से हर चीज जो हम अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए चाहते हैं वो पूरा कर देता है। सही, और हम भी होपफुल हैं थ्रू और प्लेटफॉर्म। हम यही सबसे कहेंगे कि इस तरह से जो है वो अकोमोडेशन करनी चाहिए, और जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से मरीजों का इलाज किया जा चुका है और ख़र्चा भी कम है, आना चाहिए, देखना चाहिए और ताउन भी करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि घुरकी अस्पताल से कि क्या क्या इकदाम किए जा चुके हैं और किस तरह से इसका दायरा कार वसी किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन आज़ाद, आज की सुबह की सोच से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की सुबह की सोच पसंद आई होगी। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।